आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा प्रधानमंत्री मोदी और छात्रों की बातचीत की भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में कुछ छात्र छात्राओं से बात की जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर संविधान सदन में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें नेताजी को प्रधानमंत्री मोदी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। इसी मौके पर पीएम ने मल्लिकार्जुन खड़गे से कुछ देर बात की, फिर वो स्कूली छात्रों से भी मिले। इस दौरान पीएम मोदी ने छात्राओं से स्कूल जाने की टाइमिंग और खाने के बारे में पूछा, साथ ही मजाक भी किया। कितने बजे घर से निकलना? 7 बजे। और आज निकलना पड़ा 6 बजे। आज भी 7 बजे। तो क्या खाने का डिब्बा साथ रखते हैं? अरे मैं खाऊंगा नहीं भाई, बताओ तो सही। खा के आ गए, लेके नहीं आए। अच्छा, आपको लगा होगा प्रधानमंत्री कुछ हिस्सा ले लेगी, ऐसा लगा? अच्छा, तो आज क्या है, पहली बार आए आप लोग पार्लियामेंट? कितने लोग हैं जो पहली बार आए? यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ के लिए बड़ी संख्या में विदेशी भी पहुंचे। इनमें से कुछ विदेशी यहां भजन पर डांस करते नजर आए। इनमें शामिल कुछ महिलाओं ने भारतीय संस्कृति की पहचान साड़ी भी पहनी हुई थी। ये लोग रूस और श्रीलंका समेत दूसरे देशों से संगम नगरी पहुंचे हुए हैं। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। इस दौरान सेना और दूसरी एजेंसियों के जाबाजों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। इसी रिहर्सल में झांकियां भी सभी के आकर्षण का केंद्र रहीं। वहीं हवा में भी भारतीय वीरों ने अपना दमखम दिखाया। यूपी के कन्नौज में एक चालान से जुड़ा वीडियो चर्चा में आ गया। यहाँ नाबालिग के बाइक चलाने पर उसके पिता का 5,000 रूपये का चालान काटा गया। बताया गया कि ये नाबालिग 16 साल का है और बिना हेलमेट के बाइक भी चला रहा था। ऐसे में जब टीआई ने पूछा कि बाइक लेकर क्यों आ गए तो नाबालिग ने उत्तर देते हुए बताया कि पापा ने कहा था कि बाइक लेकर चले जाओ। ऐसे में टीआई ने कहा कि पापा ने जो आपको गाड़ी दी है उस पर हम आज आपके पापा को 5,000 रूपये का एक गिफ्ट भेज रहे हैं। ऐसे में नाबालिग माफी मांगने लगा। आज आपका हम एक चालान कर रहे हैं, आपका नहीं बल्कि आपके पापा जी का। ठीक है, पापा दोबारा कभी नहीं गाड़ी देंगे आपको। यही इसका एक सॉल्यूशन है। राजस्थान के अलवर में एक अनोखा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। दरअसल वहां कुछ कुत्तों ने रक्तदान किया। ये पहल एक संस्था की ओर से की गई ताकि जो कुत्ते खून की कमी से जूझ रहे हैं या फिर किसी सड़क हादसे का शिकार हो जाते हैं तो ऐसे समय में इन्हें खून की कमी न हो, लिहाजा ये अनोखा ब्लड कैंप लगाया गया। इस संस्था ने बताया कि इस वक्त उसके पास करीब 80 जानवर हैं जिनमें कुत्ते, बंदर, कबूतर और दूसरे वन्यजीव शामिल हैं। इनमें से कुछ कुत्ते ऐसे हैं जो अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं और दूसरों के लिए ब्लड डोनेट करते हैं। जिंदगी का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कितना प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर शिक्षा में हो रहे भ्रष्टाचार से जुड़ी। बिहार में एक बार फिर से भ्रष्ट सरकारी अधिकारी के काले कारनामों का भंडाफोड़ हुआ। दरअसल बिहार के स्पेशल विजिलेंस टीम ने बेतिया के जिला शिक्षा अधिकारी के ठिकानों पर आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी करके भारी मात्रा में कैश जब्त किया। इस छापेमारी में 1 से 2 करोड़ के बीच रुपए मिले हैं। हालांकि सटीक आंकड़ा अभी आधिकारिक रूप से सामने नहीं आया। हालांकि आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी के बाद आरोपी शिक्षा अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। ऐसे में जरूरी है कि शिक्षा में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। इस शिकायत के बाद उनके आवास सहित कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई। इस छापेमारी के दौरान डीईओ रजनीकांत प्रवीण के घर से मिले नोटों को देखकर होश उड़ गए। अंदाजा लगा सकते हैं कि छापेमारी में मिले नोटों को गिनने के लिए मशीन मंगानी पड़ी। कथित रूप से छापेमारी में बेड के अंदर नोट मिले और 5-5 रुपए के नोटों से 2 बेड भरे हुए थे। तस्वीरों में अधिकारियों को घर के अंदर नोट गिनने वाली मशीन ले जाते देखा गया। आय से अधिक संपत्ति मामले में आज विजिलेंस ने पश्चिमी चंपारण के जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण के कई ठिकानों पर
ताबड़तोड़ छापेमारी की और उनके द्वारा अर्जित की गई अकूट संपत्ति का पर्दाफाश किया। बेतिया से लेकर दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में कई जगहों पर आज विजिलेंस ने छापेमारी की और खासकर बेतिया में उनके आवास से जिस तरीके से भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है, उसको लेकर जबरदस्त तरीके से आज विजिलेंस की छापेमारी देखी गई और बताया जा रहा है कि इतनी ज्यादा मात्रा में कैश मिला था कि विजिलेंस के अधिकारी इतने कैश को गिन नहीं पा रहे थे और फिर नोट गिनने की मशीन का भी सहारा लिया गया। साफ है कि पिछले 20 सालों में यानी कि 2005 में जब से रजनीकांत प्रवीण सरकारी सेवा में आए हैं, उन्होंने ऐसा लगता है कि आय से अधिक संपत्ति करोड़ों रुपए की अर्जित की है और आज की छापेमारी में बताया जा रहा है कि उनके द्वारा अर्जित की गई आय से अधिक संपत्ति की कीमत 3 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। बताया जा रहा है कि पटना से आई विजिलेंस टीम ने आज सुबह जिला शिक्षा पदाधिकारी के आवास पर छापेमारी शुरू की। इस दौरान किसी को भी अंदर जाने या बाहर आने की अनुमति नहीं दी गई और मौके पर पुलिस बल को भी तैनात किया गया। विजिलेंस टीम फिलहाल बरामद की गई रकम के स्रोत की जांच कर रही है। इस दौरान परिवार के सदस्यों को हिरासत में लिया गया है और इस मामले पर स्थानीय प्रशासन और विजिलेंस विभाग के अधिकारी फिलहाल कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। ये कार्रवाई बेतिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बसंत बिहार कॉलोनी में जिला शिक्षा पदाधिकारी के घर पर की जा रही है। डीईओ रजनीकांत प्रवीण पिछले 3 वर्षों से बेतिया में कार्यरत हैं। विजिलेंस टीम उनके घर में कई घंटे से मौजूद है और उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। छापेमारी खत्म होने के बाद ये जानकारी दी जा सकती है कि रजनीकांत प्रवीण के घर से क्या क्या मिला। फिलहाल इस कार्रवाई से हड़कंप मचा है। बेतिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण के घर तो विजिलेंस की छापेमारी पड़ ही रही है। कई जिलों में साथ साथ छापेमारी इसके साथ की जा रही है और दरभंगा में भी विजिलेंस की टीम सुबह सवेरे ही पहुंची है और ये बताया जा रहा है ये बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल है, इसके अंदर विजिलेंस की टीम है। 6 सदस्यीय टीम सुबह सवेरे से यहाँ है और खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। बताया यह जा रहा है कि जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनकी पत्नी के नाम पे ये स्कूल है, वो इनके डायरेक्टर है, मैनेजमेंट करता है। हमने बात करने का भी प्रयास किया है लोगों से कि क्या आखिर चल रहा है, तो जो विजिलेंस की टीम है वो ये जानने का प्रयास कर रही है, डॉक्यूमेंट यहाँ खंगाल रही है कि कितने एम्प्लॉय हैं, कितने का लेखा जोखा है, कितने खर्च किए जा रहे हैं और यहाँ तमाम वो कर्मचारी भी स्कूल के मौजूद है जो हम लोग को जानकारी दी है कि वो कहीं ना कहीं सभी लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो विजिलेंस की टीम है। हालांकि विजिलेंस की टीम क्या खंगाल रही है इस विषय में इनको अब तक पूरा नहीं पता चल पाया, लेकिन जो जो डॉक्यूमेंट्स की वो डिमांड कर रहे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि विजिलेंस की टीम को यहाँ क्या उपलब्धि मिलती है और क्या कुछ यहाँ से बरामद करके ले जाती है। करोड़ों की नकदी के साथ ही डीईओ रजनीकांत प्रवीण के ठिकानों से चल अचल संपत्ति के कागजात भी बरामद किए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी के घर से इतनी रकम बरामद हुई है कि गिनना भी मुश्किल हो रहा है। शिक्षक संगठनों ने भी डीईओ रजनीकांत प्रवीण पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। जानकारी के मुताबिक रजनीकांत प्रवीण के ठिकानों से अब तक 1 करोड़ 87 लाख से ज्यादा की संपत्ति का पता चल चुका है, जबकि उनके पास करीब 3 करोड़ की संपत्ति होने का आरोप है। ऐसे में सवाल है कि कौन है डीईओ रजनीकांत प्रवीण। रजनीकांत प्रवीण बिहार राज्य शिक्षा विभाग के 45वें बैच के अफसर हैं। उन्होंने साल 2005 में सेवा देनी शुरू की। करीब 19-20 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। यही उनकी पत्नी समस्तीपुर जिले में एक स्कूल चलाती हैं। आरोप लगाने वालों का कहना है कि उनकी अवैध रकम के निवेश से ही उनकी पत्नी स्कूल चलाती हैं। जो भी इंस्पेक्शन हुआ हम लोग ने पूरा कोऑपरेशन दिया और यहाँ ऐसा आइडेंटिफाई नहीं हो पाया और जो भी था वैलिड डॉक्यूमेंट्स हम वो चेक हुआ है सारा चीज़, लेकिन ऐसा कुछ भी अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं मिला है। कितने सदस्यीय टीम थी सर और कौन सी टीम थी? सुबह से ही आए हुए विजिलेंस डिपार्टमेंट पटना, सुबह से ही इंस्पेक्शन चल रही है, लेकिन अभी ऐसा कोई भी जानकारी यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पाया। कितने लोग थे और क्या वो चाह रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं आप लोगों से? बातचीत क्या हो रही है? बातचीत यही हो रही है कि जो यहाँ कितना ये स्कूल कब से खुली हुई है और कब से मतलब इनका एक्सपेंडिचर एक्सपेंस का भी सारा चीज़ हुआ, लेकिन ऐसा कोई भी फ्लैश अभी तक न्यूज़ नहीं एक
जो अननेसेसरी न्यूज़ होता है ये सब नहीं हुआ है। फिलहाल छापे में उनके घर से करोड़ों रुपए मिले हैं, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। छापेमारी इसी सिलसिले में की जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि डीईओ के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं और अवैध संपत्ति के मामले में शिकायतें दर्ज थीं। फिलहाल विजिलेंस टीम कार्रवाई में जुटी है और मामले की जानकारी का अभी भी इंतजार है। जाहिर है, सरकारी अधिकारियों के घर से करोड़ों रुपए की अवैध कमाई का मिलना शर्म की बात है और इससे ये साबित होता है कि देश में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं। ऐसे में जरूरी है कि भ्रष्टाचार के इस दानव को जड़ से खत्म करने के लिए खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। बिहार के बेतिया से रोहित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाकुंभ में अब तक 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। विदेश सचिव विक्रम मिस्री इसी हफ्ते चीन दौरे पर जाएंगे। कहा जा रहा है कि वो 26 और 27 जनवरी को ये दौरा करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर बात होगी। गलवान मामले के बाद दोनों देशों में तलखी आ गई थी, लेकिन पिछले साल दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत के बाद तनाव थोड़ा कम हुआ था। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया गया। इस दौरान पार्टी प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव और रागिनी नायक समेत कई नेता मौजूद रहे। इस लॉन्चिंग कार्यक्रम में ये नेता थोड़ा थिरकते भी नजर आए। प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। महाकुंभ में हर दिन यहां आस्था की डुबकी लगाने वालों की तादाद बढ़ रही है। देश के जाने माने कारोबारी और इन्फोसिस के संस्थापक सदस्य नारायण मूर्ति की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति भी महाकुंभ में पहुंची हुई हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में अब 28 जनवरी को सुनवाई होगी। दरअसल नरेश बालियान ने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाने यानी उनके चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने और चुनाव प्रबंधन के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने की गुहार लगाई है। आम आदमी पार्टी ने नरेश बालियान के जेल में होने की वजह से उनकी पत्नी को टिकट दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी प्रत्याशी सतीश उपाध्याय के वजन के लड्डू बंटवाए गए। इसका एक वीडियो भी सामने आया। दरअसल सतीश उपाध्याय मालवीय नगर से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में गौतम नगर में उनके कुछ समर्थकों ने प्रचार के दौरान पहले मशीन में उनका वजन तौला, फिर वहां मौजूद लोगों में 80 किलो लड्डू बंटवाए गए। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में पुलिस आरक्षक दीपेंद्र शर्मा का राम भजन गाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया गया कि दीपेंद्र शर्मा एसपी दफ्तर में कार्यरत हैं। उन्हें गाने का भी शौक है। सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रचार का शोर बढ़ता जा रहा है। आज दिल्ली में बीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, पुष्कर धामी और मोहन यादव ने मोर्चा संभाला। तो वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल, आतिशी, सौरभ भारद्वाज के अलावा पंजाब से भगवंत मान दिल्ली की सड़कों पर उतरे। हालांकि तबियत खराब होने की वजह से राहुल गांधी की रैली रद्द हो गई, लेकिन आज सबसे ज्यादा चर्चा आदित्यनाथ की रैली की हुई। सीएम योगी ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला किया, तो केजरीवाल ने भी योगी आदित्यनाथ पर जमकर पलटवार किया। इन लोगों ने दिल्ली को तो एक कूड़ा घर बना दिया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। दिल्ली विधानसभा चुनाव में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो चुकी है, यानी बीजेपी ने अपना हिंदुत्व वाला ब्रह्मास्त्र चल दिया है। योगी आदित्यनाथ किराड़ी विधानसभा सीट से हुंकार भरते हुए पूर्वांचली वोटर और हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने के लिए राजधानी के रण में उतर चुके हैं।
योगी ने आम आदमी पार्टी पर बरसते हुए कहा कि इनका भरोसा बांटो और राज करो में है, तो केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी धोखेबाजों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी के एजेंडे में रविदासी मंदिरों के पुजारी नहीं है, यानी आज भी इनकी तुष्टीकरण की जो पॉलिसी चली आ रही है, बांटो और राज करो की पॉलिसी चली आ रही है, वह अभी भी मानदेय और सरकारी पैसे से उस मानदेय या भत्ता देने में भी उसमें लोग परहेज नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली की 70% औरतें आम आदमी पार्टी को वोट दे रही हैं, क्योंकि औरतों को पता है कि केवल आम आदमी पार्टी काम आएगी, ये बीजेपी कुछ काम नहीं आने वाली। बीजेपी धोखेबाज पार्टी है। आप प्रयागराज में जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी ने प्रयागराज महाकुंभ का जिक्र करते हुए केजरीवाल को यमुना में डुबकी लगाने की चुनौती दे डाली और कहा कि क्या आपकी सरकार कैबिनेट के साथ यमुना में डुबकी लगा सकती है? तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि योगी मथुरा में यमुना में डुबकी लगाकर दिखाएं। अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, श्री अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? मैं योगी जी को चैलेंज करती हूं कि वो मथुरा में बह रही मथुरा में बह रही यमुना मैया में एक बार अपनी कैबिनेट के साथ डुबकी लगा लें। अपस्ट्रीम जाना है तो सोनीपत और पानीपत में डुबकी लगा लें। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि उत्तर प्रदेश में बह रही यमुना जी का हाल नर्क से बदतर हो गया है और 60 करोड़ का फाइन लगाया। इतना झूठ बोलते हैं भाजपाई। योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली और नोएडा की सड़क की तुलना करके आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा, तो आम आदमी पार्टी की ओर से भी पलटवार हुआ। ये राष्ट्रीय राजधानी है और राष्ट्रीय राजधानी में एनडीएमसी के क्षेत्र को छोड़ दे, शेष दिल्ली में क्या स्थिति है सड़कों की। लेकिन बहनों और भाइयों, आज क्या स्थिति है, क्या बना दिया है? सड़क पे गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, कोई पता ही नहीं लग रहा है। योगी आदित्यनाथ जी जब दिल्ली आए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यूपी के सरकारी स्कूलों का जो इतना बुरा हाल है, टाट पट्टी पे यूपी के सरकारी स्कूल चल रहे हैं, 10 साल से उनकी सरकार है, वो अपने सरकारी स्कूलों को ठीक नहीं कर पाए। दिल्ली विधानसभा चुनाव हो या इससे पहले महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और हिमाचल के चुनाव, हर जगह प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बाद मुख्यमंत्री योगी की रैलियों की डिमांड रहती है। यही वजह है कि दिल्ली में भी हर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी योगी की रैली की मांग कर रहे हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी 4 दिन में 14 सभाएं करेंगे और 4 दिनों में जिन 14 सीटों पर प्रचार करना है उन पर गौर करें तो दिल्ली की किराड़ी, जनकपुरी, उत्तम नगर, मुस्तफाबाद, शाहदरा, पटपड़गंज, महरौली, आरके पुरम, राजेंद्र नगर, छतरपुर, पालम, बिजवासन और द्वारका हैं। दिल्ली में ये ऐसी सीटें हैं जहां पूर्वांचली और उत्तराखंडी वोटर्स की तादाद 19 से 28% तक है। आज मुख्यमंत्री योगी के सबसे ज्यादा निशाने पर केजरीवाल रहे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को साजिश के तहत बसाया है। हालांकि दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के रण में कांग्रेस भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों सपने बेच रही है। आम आदमी पार्टी ने एक सुनियोजित साजिश के अंतर्गत ओखला दिल्ली के अंदर उद्योग तो नहीं लगने दिए, कोई रुचि भी नहीं ली,
लेकिन इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया है। ये ड्रीम सेलिंग करने का काम दोनों ही, चाहे मोदी जी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या आप पार्टी हो, यही कर कर के स्वास्थ्य आज जिस हालत में दिल्ली का पहुंच गया, शिक्षा का स्तर जिस तरह से गिरा है, उसमें ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ये केवल नारा गढ़ने का काम करते हैं, डे ड्रीमिंग का बात करते हैं, लोगों को सपना बेचने का काम करते हैं। इस बार तीनों दलों ने मुफ्त वाली पॉलिटिक्स पर ज्यादा जोर दिया है, पर बीजेपी दिल्ली में योगी को उतारकर इस सियासी रण को अगले लेवल पर ले आई है। अब इंतजार है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इसका क्या काट खोज पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। गुरुवार को शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 115 अंकों उछलकर 76,520 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 50 अंकों पर खिसका, ये 23,205 पर पहुंच गया। आईटी, मेटल, ऑटो और हेल्थ केयर समेत कई सेक्टरों के शेयरों में मजबूती रही। गुरुवार को सोने की कीमतों में थोड़ी उछाल आई। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 170 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 82,900 रुपए हो गई। हालांकि चांदी के दाम कम हुए, चांदी 500 रुपए सस्ती हुई। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत घटकर 93,500 रुपए पर आ गई। गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया, इसमें 12 पैसे की गिरावट आई। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 86 रुपए 47 पैसे हो गई। मारुति सुजुकी की कारें 32,500 रुपए तक महंगी होने जा रही हैं। दरअसल कंपनी ने अपनी सभी कारों की कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया है। साथ ही किस कार की कीमत में कितने रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी ये भी बता दिया है। इसके मुताबिक मारुति सुजुकी की पॉपुलर मॉडल वैगनार की कीमत 15,000 रुपए, तो स्विफ्ट की कीमत में 5,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही ब्रीजा और ग्रैंड विटारा की कीमतें 25,000 रुपए तक बढ़ा दी है। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी सेलेरियो में की गई है, जिसकी कीमत 32,500 रुपए तक बढ़ जाएगी। बढ़ी हुई नई कीमतें 1 फरवरी से लागू होंगी। दोपहिया वाहन बनाने वाली स्वदेशी कंपनी रॉयल एनफील्ड ने एक नई एडवेंचर बाइक लॉन्च की है, जिसका नाम है स्क्रैम 440। कंपनी ने इस बाइक को 2 वेरिएंट और 5 कलर ऑप्शन में बाजार में उतारा है। इसकी शुरुआती कीमत करीब 2 लाख रुपए है। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी जेल में बंद नेताओं के चुनाव लड़ने पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी दिल्ली चुनाव में उम्मीदवार ताहिर हुसैन की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दी है। जेल में बंद ताहिर हुसैन को एआईएमआईएम ने मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। अपने चुनाव क्षेत्र में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मांग रहे ताहिर हुसैन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जेल में बंद लोगों के चुनाव लड़ने पर ही रोक लगनी चाहिए। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद जेल में बंद लोगों के चुनाव लड़ने पर बहस छिड़ गई। हालांकि 2018 में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी ही याचिका पर फैसला देते हुए कहा था कि ये केंद्र और संसद का मामला है। भारत में चुनाव कैसे होगा और कौन लड़ सकता है, इसका जिक्र जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 62(5) के अनुसार जेल में बंद या फिर हिरासत में लिया गया कोई भी शख्स वोट तो नहीं डाल सकता है, लेकिन चुनाव जरूर लड़ सकता है। 2013 में इस कानून में एक संशोधन किया गया, जिसमें कहा गया कि सजा 2 साल या उससे ज्यादा होने पर ही सदस्यता जा सकती है। यही वजह है कि अपराध के आरोप में नाम आने के बावजूद नेता जेल से चुनाव लड़ सकते हैं। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी के मुताबिक जेल से चुनाव लड़ने पर रोक होनी चाहिए। इससे राजनीति से अपराध खत्म करने में मदद मिलेगी। इसके पीछे कुरैशी की दलील है कि देश में 3 लाख से ज्यादा विचाराधीन कैदी हैं, जिनके मौलिक अधिकार तक छीन लिए गए। ऐसे में जेल में बंद नेताओं को चुनाव लड़ने का कानूनी अधिकार देना मौलिक अधिकार से तो बड़ा नहीं हो सकता। वैसे भी जेल में बंद नेता अगर चुनाव जीतता है तो इसका सीधा नुकसान जनता को ही होता है, क्योंकि जेल में बंद जनप्रतिनिधि ना तो सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले पाता है और ना ही ठीक से फंड खर्च कर पाता है।
फिलहाल मौजूदा मामले में ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत नहीं मिली है क्योंकि 2 जजों की राय बटी नजर आई। ऐसे में अब यह मामला चीफ जस्टिस के सामने जाएगा या फिर 3 जजों की बेंच को सौंपा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जेल में बंद नेताओं पर की गई टिप्पणी के मुद्दे पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों पे केसेस चल रहे हैं उन्हें आखिर चुनाव लड़ने ही क्यों दिया जा रहा है, इस बात से आप कितना सहमत या असहमत है? सर, डेमोक्रेसी है, कोई भी कहीं से लड़ सकता है, सब स्वतंत्र है, कोई नेता सही नहीं है और कोई सभी सही हैं। अब उसके लिए आप क्या कहिएगा? ताहिर हुसैन जो कि दिल्ली दंगों के आरोपी हैं, वो जेल से वो पैरोल मांग रहे हैं कि हमें आकर बाहर प्रचार करना है, चुनाव प्रचार, तो क्या ठीक है कि उनको दे दिया जाए पैरोल? सर, ये तो गवर्नमेंट जानेगी, गवर्नमेंट की लॉ जानेगी। इंसान क्या कर सकता, पब्लिक क्या करेगी? जो गवर्नमेंट चुन के देगा लोग ही करेगा, पब्लिक जिसको चुनेगा वो लड़ेगा, कोई भी हो, चाहे वो ताहिर हुसैन हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे ये शीला दीक्षित के लड़के क्या नाम है संदीप दीक्षित हो, या बीजेपी के जो है क्या नाम है, वो जेल में है, उनको चुनाव लड़ने की परमिशन देनी चाहिए। भाई अब सजा याफ्ता तो किसी को नहीं देना है, जब प्रूफ हो जाए तो किसी को मत दो। सजा याफ्ता को नहीं देना चाहिए। नहीं, ऐसे मान लीजिए फोकट में तो हम भी आपको फंसा सकते हैं, 1-2 केस ठो सकते हैं, लेकिन अगर कुछ प्रूफ है और एविडेंस है तो उस आदमी को नहीं देना चाहिए। अगर कोर्ट साबित कर चुका है कि वो मुजरिम है तो उसको टिकट नहीं मिलना चाहिए, वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। जब कोर्ट साबित नहीं किया है तो कोई भी लड़ सकता है। नहीं, ये तो खैर गलत है। देखो, अगर कोई भी आदमी है या कोई भी इंसान है, कोई भी बच्चा है, बड़ा है, अगर अपराधी है तो उसको चुनाव नहीं लड़ा जाए, क्योंकि अगर चुनाव लड़वाएंगे उसको तो मतलब पहले तो खुद अपराध करके आया है, और अगर उसको हम सपोर्ट करेंगे तो आगे जाकर और भी अपराध करेगा वो, तो इसलिए चुनाव नहीं लड़ा जाए। दिल्ली दंगों में आरोपी भी है और जेल में भी है, उसके बाद भी टिकट दी गई है। पहली बात तो टिकट देने वाले शख्स के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और दूसरा जागरूक होना चाहिए, देश और दुनिया को सबको देखना चाहिए। कोई भी जब तक आरोप साबित नहीं हो रहे हैं, सजा नहीं मिल जा रही है, तब तक क्या बुराई दे रहे हैं? नहीं, वो बात नहीं है सर, लेकिन आरोप अगर सिद्ध हो गए तो फिर तो अगर सिद्ध हो गए मतलब क्या? अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये बात तो फैक्ट है, क्यों उनकी ही गुलेले कहाँ से पकड़ी गई थी। ताहिर हुसैन वहाँ पे थे, मौजूद थे उनके, और वहाँ पे अंकित शर्मा किस तरह मारा गया, किस तरह से निकाल कर, ये जग जाहिर है। दिल्ली के दंगों को मैंने खुद भुगत, मैं दिल्ली का हूँ बेसिकली, मैंने देखा है और मैं रहता भी उसी एरिया में हूँ। मैंने देखा है वहाँ पे किस तरह से वहाँ पे अराजक तत्वों के माध्यम से किस तरह देश को खंड खंड करने वाला कार्य किया गया है उन्हीं के विधायक की वजह से। ये विधायक पहले केजरीवाल जी के पास से, अब क्योंकि हिंदू सनातनी वोट की सहानुभूति लेनी है तो उन्होंने हाथ झटक दिया जरूर है, मगर वो जानते हैं कि ताहिर हुसैन नहीं लड़ सकता चुनाव, उसको लड़ने देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो उसके ऊपर आरोप बने हुए हैं, आरोप बिल्कुल हैं उसके और आरोप सिद्ध भी होंगे। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज यहां हम गणतंत्र दिवस परेड के लिए नौसेना की उस खास तैयारी के बारे में आपको बताएंगे जो रिपब्लिक डे परेड में पहली बार देखने को मिलेगी। दरअसल नौसेना की मार्च पास्ट टुकड़ी में 6 महिला अग्निवीर म्यूजिशियन पहली बार शामिल हो रही हैं। ये जाबाज कर्तव्य पथ पर देशभक्ति की धुन बजाती नजर आएंगी। गणतंत्र दिवस परेड, जहां दिखता है भारत का विशाल और भव्य स्वरूप, उसकी ताकत और उसका पराक्रम। तीनों सेनाओं के कदम जब अपनी अपनी लय और ताल में आगे बढ़ते हैं तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। गणतंत्र दिवस परेड में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए तीनों सेनाओं की तैयारी पूरी है, पर इस बार जो खास है वो है नौसेना की नई तैयारी। ये नौसेना की वो महिला अग्निवीर हैं जो रिपब्लिक डे के इतिहास में नाम दर्ज करने जा रही हैं। भारतीय नौसेना गणतंत्र दिवस के लिए पूरी तरह से तैयार है, चाहे परेड हो या फिर उसके बाद होने वाला बीटिंग द रिट्रीट। इन सभी में इस बार कुछ खास धुनें आपको सुनाई देंगी, और उससे भी बेहतर और खास बात ये कि पहली बार भारतीय नौसेना के बैंड में अग्निवीर महिलाएं भी हिस्सा ले रही हैं। अग्निवीर पर्सनल जो हमारे साथ आप देख सकते हैं, ये बैंड का हिस्सा बन रही हैं पहली बार। ये कर्तव्य पथ पर भी नजर आएंगे और बीटिंग द रिट्रीट में भी।
इस बार गणतंत्र दिवस पर नौसेना की मार्चिंग टुकड़ी में 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 144 युवा नेवी ऑफिसर और नाविक शामिल होंगे, जो मिनी इंडिया की झलक देंगे। लेकिन नौसेना के मार्च पास्ट में इस बार सबसे खास होगी नौसेना बैंड में इन 6 महिला अग्निवीरों की मौजूदगी। अभी ये नया जो है हमारा नेवल बैंड के साथ नया 6 अग्निवीर महिलाओं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारा साथ लगभग 1.5 महीने से मॉर्निंग 4:30 टू अप टू 10:30 तक हम परेड प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद आफ्टरनून बीटिंग रिट्रीट के लिए हम 2:30 बजे से लेके शाम को 6-7 बजे तक प्रैक्टिस करते हैं। ये महिलाओं का साथ इनको जोश दिला के फर्स्ट टाइम इंडियन नेवी में हमारा महिला बच्चे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये महिला अग्निवीर नेवी बैंड का हिस्सा है, जो परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर देशभक्ति की धुनें बजाएंगी। इनमें नेवी सॉन्ग हम तैयार हैं से लेकर कदम कदम बढ़ाए जा जैसे सैनिकों में जोश भरने वाले गीत भी शामिल होंगे। इंडियन फ्लीट, सिल्वर जुबली, वायु शक्ति, INS विक्रांत मार्च एंड हमारा नेवी का सॉन्ग है हम तैयार है, हरदम तैयार है, वो सॉन्ग एंड सल्यूटिंग डेस्क के ऊपर जय जय भारती नेवी सॉन्ग है, वो प्ले कर रहे हैं। इन कंटिन्यू कदम कदम बढ़ाया जाए, ट्रम्बोन किंग, सारे जगह से अच्छा ऐसा ट्यून कंटिन्यू हम प्ले करते जाएंगे। इस बार नौसेना की मार्चिंग टुकड़ी न सिर्फ युवा और जोश से भरी हुई नजर आएगी, बल्कि नौसेना की झांकी में INS सूरत, नीलगिरी और वाघशीर भी शामिल होगा, जो समंदर में देश की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। शिवानी शर्मा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।